Hello everyone. So now we are discussing the part 2 of the Pharmacy Act in 1948. फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इसके चीज़ें डिस्कस की थी. आई होप आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा. अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते हैं अपना फार्मेसी एक्ट के पार्ट 2 में. तो हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, मेंटेनेंस, रेगुलेशंस एंड उसके मेंबर्स के बारे में जो था वो हम फर्स्ट पार्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट में पूरा पढ़ चुके हैं. और अब हम देखने जा रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ अ सेंट्रल रजिस्टर की अब जो हमारा सेंट्रल रजिस्टर का मेंटेनेंस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे. अंडर द प्रोविजन ऑफ द फार्मेसी एक्ट अमेंडमेंट 1976 पीसीआई रिक्वायर्ड टू द मेंटेन ऑफ द सेंट्रल रजिस्टर. कि क्या होता है कि अंडर द फार्मेसी एक्ट अमेंडमेंट अब कोई भी एक्ट बनता है उसमें टाइम टू टाइम नीड पड़ने पर कुछ ना कुछ चेंजेस भी किए जाते हैं. तो हमारे जो फार्मेसी एक्ट 1948 में बन गया था उसमें कुछ नीड पड़ी, कुछ चेंजमेंट किए गए. तो हमारे 1976 में इसमें अमेंडमेंट किया गया. एंड जो पीसीआई रिक्वायर्ड टू द मेंटेन ऑफ द सेंट्रल रजिस्टर्ड. एंड फिर क्या हुआ, जो रजिस्टर्ड था उसमें क्या क्या चीज़ें देखी गई. मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड टू द काउंसिल. अब काउंसिल के जरिए मतलब जो हमारे पीसीआई के जरिए रजिस्टर्ड थे उनको मेंटेन करना था. हैज़ टू बी रिवाइज द सुटेबली फ्रॉम टाइम टू टाइम. और उन्हें टाइम टू टाइम जो है वो रिवाइज भी करना होता था, देखना भी था. एंड पब्लिश इन अ गैजेट ऑफ द इंडिया. अब जो इंडियन की गैजेट थी उसमें उन्हें पब्लिश भी करना होता था. स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन वो द स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया इट द. अब जैसे कि हमने पीसीआई में पढ़ा था क्या क्या मेंबर्स थे, कैसे कैसे उनका सिलेक्शन हो रहा था और कौन कौन से ऑफिसर से मिलके हमारा जो है पीसीआई का गठन हुआ था. अब हम वही देखने जा रहे हैं कि जो हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं. उसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. अब वो 6 मेंबर्स हैं इलेक्टेड फ्रॉम द अमंग ऑफ द देमसेल्फ बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट. अब ये जो 6 मेंबर्स होते हैं वो हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो स्टेट के होते हैं उनके सपोर्ट से, उनके इलेक्शन के प्रोसेस से, उनके सिलेक्शन के प्रोसेस से हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं. 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट. जो हमारा एक मेंबर होता है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट के थ्रू हमारा अपॉइंट किया जाता है. फिर हमारे नॉमिनेटिव मेंबर्स में 5 मेंबर्स आ जाते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हमारे नॉमिनेट किए जाते हैं. एंड एक्स ऑफिसो मेंबर्स में जो हमारे मेंबर्स आते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेडिकल ऑफिसर्स आते हैं, ऑफिसर्स इंचार्ज ड्रग कंट्रोलर्स आ जाते हैं एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट आ जाते हैं. ये हमारे मेंबर्स जो हैं वो सब एक जो है हमारी स्टेट फार्मेसी का निर्माण करते हैं. फिर ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. अब क्या है कि ज्वाइंट स्टेट जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है अब उसमें क्या क्या होता है कि 2 और द मोर स्टेट इंटर इनटू अ एग्रीमेंट ऑफ अ ज्वाइंट स्टेट ऑफ अ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे स्टेट हैं वो आपस में मिलकर अगर कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं. 3 to the 5 ईच ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट इंटू 6 इंटू द सिंगल स्टेट काउंसिल एंड मेडिकल काउंसिल 1 ऑफ द ईच स्टेट. नॉमिनेटेड मेंबर्स हमारे गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं जो कि 2 और द 4 फॉर द ईच स्टेट ऑफ द इंस्टेंट द 5 एंड एक्स ऑफिसो मेंबर्स में हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल एक्स ऑफिसर इंचार्ज ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट एनालिसिस्ट हमारे इसमें भी होते हैं. द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द अमंग देमसेल्व्स. जो हमारे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो हमारे सेलेक्ट किए जाते हैं. और जिनका टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होता है मतलब उनका वर्किंग पीरियड हमारा होता है 5 ईयर्स का. एंड कैजुअल वैकेंसी इज फिल्ड बाय नॉमिनेटेड एंड द इलेक्शन. जो हमारी वैकेंसी होती है वो हमारी कैजुअली फिल कर दी जाती है और जो हमारे इलेक्शन के थ्रू मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं उन्हें फिर इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है. मेंबर आर एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन एंड पोजीशन एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी सिमिलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये हमारी वर्क करती है. फंक्शन ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल. अब हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो क्या क्या चीज़ें देखती है, क्या क्या काम करते हैं. इंस्पेक्शन बाय द स्टेट काउंसिल. द स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपॉइंट द सुटेबल नंबर ऑफ द इंस्पेक्टर. वो क्या करती है कि सुटेबल नंबर मतलब कि उसे जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपने ऑफिसर्स का चयन करती है, निर्माण करती है. एंड इंस्पेक्ट प्रेमिसेस वेयर द ड्रग एंड कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग. जो भी हमारे कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग
का काम कर रहे हैं, मतलब कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको जाके इंस्पेक्शन करेगी, उनको जाके चेक करेगी। एंड इंक्वायरी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन, और जो भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है हमारा वर्किंग है, तो उसकी जो भी रिक्वायर्ड हमारी चीज़ें हैं वो हैं कि नहीं है, तो इस चीज़ का भी पूरा ध्यान देगी। एक तरीके से रेगुलेटेड मेंटेनेंस का काम करेगी कि जो भी चीज़ें पीसीआई से रिलेटेड या हमारी स्टेट फार्मेसी से, स्टेट काउंसिल से रिलेटेड चीज़ों का वो नियम पूर्वक पालन हो रहा है या फिर नहीं। इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लेंट्स वहाँ पे जाएगी, चीज़ों को इंक्वायरी करेगी, सेलेक्ट करेगी, देखेगी, वेरिफिकेशन करेगी, और फिर अगर कोई चीज़ें जैसी भी हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, कंप्लेन करेगी, एंड इंस्टीट्यूशन प्रोक्यूशन जो भी है हमारा, आफ्टर दैट वो चीज़ें होती है। फिर मेंटेनेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड में क्या होता है कि जो हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो हमारी रजिस्टर मेंटेनेंस का काम करे, तो उसमें क्या होता है, द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर ऑफ द फार्मासी द स्टेट प्रिपेयर बाय मेंटेन द स्टेट गवर्नमेंट, जो है वो हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल अगर अपना रजिस्टर मेंटेन करती है, तो उसमें हमारी जो भी चीज़ें हैं वो मेंटेन की जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। एंड द स्टेट काउंसिल बिफोर इन ऑफ अ जून ईच ईयर आर रिक्वायर्ड टू पे द पीसीआई, और वो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे जून के अंत में रिक्वायर्ड पे जो है वो पीसीआई को पे करती है। सम ऑफ द इक्विवेलेंट 1/4 ऑफ द फी रिलीज बाय देम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 12 मंथ एंड एंडिंग, मतलब कि इन्हें भी अपना सालाना एक जो बजट होता है वो पेश करना होता है। एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड पर्टिकुलर्स इसमें हमारे पार्टिसिपेटेड होते हैं। एंड एज एंट्री एंड रिमूवल ऑफ द नेम क्या होता है कि आपको कभी भी कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस करना होता है, तो उसके पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है, आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। और इसके अलावा जो भी आपकी काउंसिल ने डिसाइड कर रखा है, चाहे वो पीसीआई के जरिए हो, चाहे वो आपकी स्टेट फार्मेसी के जरिए हो, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने अपने एक्ट के तहत बनाए गए हैं, वो चीज़ें अगर आपके पास फुलफिल हैं, दैट यू आर डूइंग द, तभी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस में, वो कोई भी हो सकता है। तो अब उसमें एंट्री एंड रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है, तो ऑल एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुड बी एड्रेस टू द रजिस्टर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जो भी हमारे ऑल एप्लीकेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया से। इफ द एप्लीकेट हैड बी रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन शैल बी डायरेक्ट हर नेम इनटू इंटर टू द रजिस्टर। अब जो हमारा पर्सन है, अगर वो क्वालिफिकेशन उसकी जो है रिक्वायर्ड है, जितनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है, एंड जो रजिस्ट्रेशन है, तो वो डायरेक्ट जो है वो अपना नेम उसमें जो है वो एंट्री करा सकता है। अपॉन एंट्री सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन इज इशूड। अब जब उसमें हमारी एंट्री होती है रजिस्ट्रेशन में, तो सर्टिफिकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन जो है उसमें इशू कर दिया जाता है। एंड द पर्सन हु नेम हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर एनी स्टेट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड बाय द रजिस्ट्रेशन अनलेस द स्टेट काउंसिल गिव द कांस्टेंट एंड रिन्यूअल रूल्स। जो भी हैं वो आपको उसके, चाहे वो रिन्यूअल्स के रूल्स हों या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडियन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब देखने पड़ते हैं। और रिन्यूअल के रूल्स भी हमारे उस रजिस्टर में जो होते हैं वो मेंटेन होते हैं। अब इसके बाद हमारा है स्पेशल प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। फार्मेसी एक्ट की स्पेशल प्रोविज़न क्या क्या थे, मतलब कि जो हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 में बना था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, इसके बाद नीड पड़ने पर या टाइम पड़ने पर उसमें कुछ ना कुछ जो हमारे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, चीज़ों को बदला जाता है और उसकी जगह नई चीज़ें रखी जाती हैं। कुछ हमारे चीज़ों में पुराने जो रूल्स रेगुलेशन बने थे उनमें सुधार किया जाता है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सी नीड थी और कब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो थी उनका अमेंडमेंट हुआ है, मतलब उसमें संशोधन क्या क्या हुआ है। तो हमारा पर्टेनिंग टू द फार्मासिस्ट अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द 1947 एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट 1956 प्रोविजन remain effect of the period the 2 year and state government with the empower to extend the period of the operation and order of the 2 years। अब इसकी ऑफेंस एंड पेनल्टीज क्या क्या थी कि फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर है तो क्या है, फाइन अप टू द
500 ऑन अ फर्स्ट कन्विक्शन, कि अगर कोई भी फाल्सली क्लेम कर रहा है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो उसको 500 रुपये का जो जुर्माना था वो देना पड़ेगा, या फिर फाइन को आपका मतलब ये तो फर्स्ट टाइम पे था, अगर आप फिर भी दोषी पाए जाते हैं तो आपको 500 वाला जुर्माना बढ़ा करके 1000 का जो आपको पेनाल्टी है वो पे करनी पड़ेगी, एंड 6 मंथ का आपका प्रिजनमेंट रहेगा एनी सब्स्टिट्यूएंट कन्विक्टेड के दौरान पे, एंड डिस्पेंसिंग बाय अ अनरजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्शन द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो कि अनरजिस्टर्ड है मेडिकल प्रैक्टिशनर को छोड़ करके, अगर आप ऐसा कुछ भी दोषी पाए जाते हैं कि आपने मेडिकल स्टोर पे कुछ ऐसा ही बंदा बैठा रखा है जिसके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और कोई भी क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है, तो क्या है 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन 1000 बोथ, या तो आपको 6 महीने की जेल और 1000 का जुर्माना दोनों चीज़ें देनी पड़ सकती है। फेलियर ऑफ द सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट रजिस्टर fine up to the 50, and obstruction of the state pharmacy council inspector imprisonment up to the 6 month of a fine up to the 1000 और both। अगर आपका कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग के ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान तो फिर आपका जो जेल है वो 6 मंथ की जेल एंड 1000 रुपये का जुर्माना, इनमें से कोई एक या दोनों भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। इन शॉर्ट अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि जो भी हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अपने फार्मेसी एक्ट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था, तो उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आता है, उस चीज़ों का मतलब क्या होता है। द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड द पर्सन द फार्मेसी इन इंडिया विद द फ्रेमवर्क, ताकि जो हमारी इंडिया में है उसमें फार्मेसी से रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस हो प्रोफेशन हो या फिर कोई भी प्रोफेशन हो उसमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, रेगुलेट एंड राइज द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन अ कंट्री। अपने देश में अपने जो फार्मेसी से रिलेटेड प्रोफेशन को रेगुलेट एंड मेंटेन करना, और यहाँ पे फार्मेसी या फिर मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों को अच्छा स्टेटस देना, एक अच्छा स्टेटस देना इस देश में। एजुकेशन इम्पेयर टू द इंडिविजुअल विलिंग टू द इंटर टू द प्रोफेशन वाज स्टैंडर्डाइज एंड अ मोर यूनिफॉर्म। जो भी हमारे देश में फार्मेसी से रिलेटेड शिक्षा है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उस शिक्षा को एक नए यूनिफॉर्म शिक्षा देना, यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना और उसे रेगुलेटेड मेंटेन कराना। इट हेल्प द गवर्नमेंट अचीव द सर्टेन लेवल ऑफ द कंट्रोल द प्रोफेशनल्स इंगेज इन अ फील्ड। और इसके जरिए हम उन चीज़ों का भी पता लगा सकते हैं गवर्नमेंट की हेल्प से जो कि हमारे इस प्रोफेशनल में जो लोग इंगेज्ड हैं, इसमें सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनके पास रजिस्टर्ड है मेडिकल, या तो वो MCI से रजिस्टर्ड हो या फिर वो PCI से रजिस्टर्ड हो, मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि हमारी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो मेडिकल से रिलेटेड उसके पास डिग्री एंड क्वालिफिकेशन भी होना ही होना चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि अपने प्रोफेशनल्स जो भी हमारे इसमें इंगेज्ड हैं उन पे कंट्रोल कर पाना, उन पे मेंटेन रेगुलेट, ये सब सारी चीज़ों के लिए। सो आज हमने अपना फार्मेसी एक्ट का पार्ट 2 पढ़ा और हमारा ये चैप्टर अब पूरा कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों अच्छे से ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे। सो थैंक यू क्लास।